सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में मैं सुमैया रिजवान आपको वेलकम कहती हूँ। नाजरीन, आज सुप्रीम कोर्ट का तारीख साज ये फैसला आया, राय दी सेनेट इलेक्शन के हवाले से। इसमें कहा गया कि सीक्रेट बैलेट के जरिए ही इलेक्शन होगा, लेकिन ये सीक्रेट बैलेट जमातों के लिए, सियासी जमातों के लिए सीक्रेट होगा, लेकिन इलेक्शन कमीशन के लिए नहीं। इसी पर बात करने के लिए मेरे मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं। कुंवर दिलशाद साहब मेरे साथ हैं, साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन है, बहुत शुक्रिया आपका। नज़ीर लगाई साहब कराची स्टूडियोज़ में मेरे साथ मौजूद हैं, एडिटर इन चीफ हैं बोल्ड न्यूज़ के, सीनियर सहाफ़ी, आपका ही बहुत शुक्रिया। सिद्दीकुल फारूक साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से मेरे साथ मौजूद हैं। लेकिन सबसे पहले कुंवर दिलशाद साहब से बात करेंगे। कुंवर साहब, जाहिर है ये जो आज राय दी है सुप्रीम कोर्ट ने, इसके बाद से सबके जहन में यही सवाल है कि अब 2 रोज़ बाद यानी कि 3 मार्च को जो सेनेट का ज़ाहिर इलेक्शन होगा, उसका तरीक़ेकार क्या होगा? अगर वो जमातों के लिए खुफिया होगा तो इलेक्शन कमीशन कैसे इसको शफाफ बनाएगा और उनके लिए खुफिया कैसे नहीं होगा? देखो जी, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के बारे में ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने जो एक राय दी है कि आप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें, तो अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो टेक्नोलॉजी का राय के बारे में जो उन्होंने एडवाइस दी है, राय दी है, ओपिनियन दी है, उसके बारे में उन्होंने हमारे इतला के मुताबिक वो FIA के DG और नादरा के चेयरमैन के साथ मशावरत कर रहे हैं कि हमें कोई इसका जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो एक हमें ओपिनियन दी है, इसका कोई तरीक़ेकार के मुताबिक हमें रास्ता बताएं। लेकिन हमारी नज़र में चूँकि बैलेट पेपर छप चुके हैं, तो इस लिहाज से ये इलेक्शन जो है ये हमारे पुराने सिस्टम के तहत ही जो सीक्रेट बाई बैलेटिंग होनी है उसी के मुताबिक हो जाएंगे 3 मार्च को। अच्छा। उसके शेड्यूल में कोई तब्दीली का कोई असर नज़र नहीं आ रहा और ना ही इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास आइनी तौर पर कोई गुंजाइश है। इसी तरह से सुप्रीम कोर्ट ने जो राय दी है, ये जजमेंट नहीं है, ये राय है। जैसे मेरी राय, आपकी राय, हमारे दोस्त नज़ीर लगारी की राय, बस राय है। राय के बारे में अमल दरामद करने के लिए इलेक्शन कमीशन ने एक कमेटी मुकर्रर कर दी है, जिसमें DG FIA और नादरा के चेयरमैन जो है उसके मेंबर होंगे, सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन जो है गालबन उसके चेयरमैन होंगे। तो वह बैठ के फैसला कर लेंगे आइंदा इंतखाबात जो होने हैं उसके मुताबिक जो है वो पार्लियामेंट जो है उसमें एक्ट में तरमीम भी कर सकती है, रूल में भी तब्दील कर सकती है। ये सारे मामला आइंदा के लाहे अमल के बारे में तो हो गया। मौजूदा हालात में तो इलेक्शन कमीशन के पास टाइम ही नहीं है, वक्त ही नहीं है। अभी तो जजमेंट, पूरी जजमेंट, डिटेल जजमेंट आने के बाद ही इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान उसके अभी को राह मुतय्यन करेगा ना। यानी कि आप ये कह रहे हैं कुंवर दिलशाद साहब, मुस्तकबिल में यानी कि बाद में जब ये होंगे उसके लिए तैयारी हो सकती है, फिलहाल नहीं हो सकती, और शफाफियत को फिलहाल इलेक्शन कमीशन यकीनी नहीं बना सकता। शफाफियत तो इलेक्शन कमीशन करवा ही देगा ना। सही है। इलेक्शन कमीशन ने शफाफियत के लिए तो एक हलफनामा दे दिया है। उस हलफनामे में ये लिखा हुआ है कि अब मैं अपने खुदा को हाजिर जान को ये कहता हूँ कि मैंने कोई करप्शन नहीं की, मैंने ब्राइबरी नहीं की, मैंने पैसे नहीं लिए, मैंने हाउस ट्रेडिंग के लिए कोई मनी लॉन्ड्रिंग नहीं की। तो वो एक बाकायदा एक हलफनामा जो है वो फिल करके वो इलेक्शन कमीशन को देगा, रिटर्निंग ऑफिसर को, तब वो वोट कास्ट करेगा। और कल को कोई ऑडियो वीडियो जिस तरह के चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने भी कहा है, अगर करप्ट प्रैक्टिस के बारे में कोई बात सामने आ जाती है तो उस हलफनामे की रोशनी में वो मेंबर भी और वोटर दोनों जो है वो ताहयात नाहिल हो जाएंगे हल्फिया बयान की खिलाफ वर्जी पर। तो ये बहुत बड़ा फैसला तो इलेक्शन कमीशन ने कर लिया है, वो हलफनामा देंगे। तो हलफनामा ही तरीका होता है कि एक मुसलमान के लिए कि अभी हलफनामा दे दिया, इसके बाद अगर गलत काम करता है तो अरेस्ट भी हो जाएगा, ताहयात भी नाहिल हो जाएगा। तो ये इलेक्शन कमीशन अपना डिवाइस तो ऑलरेडी तैयार कर चुका है। लेकिन जहाँ ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने फरमाया है कि भी आप टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करें, तो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को चाहिए कि जहाँ वो FIA की खिदमत हासिल कर रहे हैं, नादरा की खिदमत हासिल कर रहे हैं, तो फाज चौधरी साहब की भी खिदमत हासिल कर लें। इनकी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बहुत वसी है। हाँ, जब ये चांद तक पहुँच सकते हैं तो फिर ये तो मामूली बात है। तो ये सारी चीज़ें मामला देखा जा रहा है, सारे मामला देखे जा रहे हैं। लेकिन चीफ जस्टिस साहब का जो फैसला है ये सब पार्टियों के लिए एक काबिल कबूल और खुश आइंद है। इसमें जो फैसले होते हैं इसमें कोई शिकस्त या फतह की बात नहीं होती। ये जजमेंट दी है, जजमेंट हमारे लिए रहनुमा असूल हैं तो उन्होंने हमें दिया है। और इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को तो चीफ जस्टिस ने बहुत मजबूत कर दिया है, मुस्तहकम कर दिया है। उनको बार बार कहा है कि आइन के आर्टिकल 218 के तहत जो है अपनी कार्रवाई करें। अब अगर कोई हुकूमत का फर्द, कोई वजीर आला या वजीर आजम कोई बाकायदा कोई तामीराती फंड में अगर किसी MNAs को, MPs को अनाउंस करने के वादे करते हैं तो वह भी इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के ज़ाब्ता इखलाक की जद में आ जाएंगे।
वो भी कहे कि भी आप जब सेनेट का इलेक्शन 3 मार्च को हो रहा है, ये डेवलपमेंट इस खुशी में दिए जा रहे हैं। ये सारी चीज़ें जो है इलेक्शन कमीशन के हाथ में आ गई हैं। और अब कोई सुप्रीम कोर्ट में कुछ, अब देखें ना, अब हल्का 75 का इन्होंने रिजल्ट जो है बाकायदा कर्दम करार दे दिया। तो हुकूमत तो सुप्रीम कोर्ट नहीं गई, बिल्कुल इसलिए नहीं गई कि जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है उन्होंने खुफिया हलफनामे में दे दिया है कि उनको अगवा किसने किया था, सही वो दे दिया उन्होंने, सब रिपोर्ट दे दी उन्होंने। अब अगर ये हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जाते हैं तो इलेक्शन कमीशन ने वही स्टेटमेंट हाई कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा देनी है। तो ये नहीं जा सकेंगे। ये बहुत बड़ा सीरियस केस है जो हल्का 75 का जो है, इसको कोई मामूली नजरअंदाज नहीं कर सकते। ये बयानबाजियों से प्रेस का मेरी बातें नहीं होती। बिल्कुल सही। कुबरत शाह साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त। और नदीम कुरैशी साहब भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। लेकिन ज़रा मैं चाहूँगी कि एक तफसील नज़र हम डाल लें कि अब राय जो सुप्रीम कोर्ट ने आज दी और उससे पहले ज़ाहिर 20 समातें हुई, तो ज़रा इस पर हम देख लेते हैं कि जो हुकूमत ने और ख़ासतौर पर सदारती रेफरेंस पर भी राय मांगी थी, तो ओपन बैलेट या खुफिया राय शुमारी सुप्रीम कोर्ट ने 2 माह बाद ये फैसला सुना दिया। हुकूमत ने 2 माह कबल सेनेट इंतखाबात के हवाले से सुप्रीम कोर्ट से राय मांगी। सदर मुमलिकत की जानिब सदारती रेफरेंस 23 दिसंबर 2020 को दायर किया गया। चीफ जस्टिस सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच ने 4 जनवरी को रेफरेंस की पहली समात की। सदारती रेफरेंस पर अदालत उज़्मा में मजमूई तौर पर 20 समातें हुई। सिंध के अलावा तमाम सूबों ने ओपन बैलेट की हिमायत की। सिंध ने ओपन बैलेट के मुतालबे को गैर आईनी करार दिया। स्पीकर कौमी असम्बली और चेयरमैन सेनेट ने भी ओपन बैलेट की हिमायत की। सुप्रीम कोर्ट ने आज सदारती रेफरेंस पर मुख्तसर हुक्मनामा जारी किया। सेनेट इंतखाबात आइन के मुताबिक होंगे, सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला आया। शफाफियत यकीनी बनाना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी करार पाया। इलेक्शन कमीशन की ये जिम्मेदारी है कि वो शफाफ और मुनसिफाना इंतखाबात का इनेकाद करे। अदालत की जानिब से ये कहा गया। इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कि इंतखाबी अमल में करप्ट प्रैक्टिस की रोकथाम के लिए इक़दाम करे। इलेक्शन कमीशन अपनी आईनी जिम्मेदारियां पूरी करे। अदालत की जानिब से ये भी कहा गया। पार्लियामेंट को भी आईन ने इख्तियार दिया कि वो करप्ट प्रैक्टिस और गैर कानूनी सरगर्मियों को रोके। पार्लियामेंट ऐसी कोई कानून साजी नहीं कर सकती जिससे इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात में कमी हो, ऐसा कहना था अदालत का। वफाक और तमाम सूबे आईनी तौर पर इलेक्शन कमीशन की मुआवनत के पाबंद हैं। अदालत ने 1967 के फैसले में वाज़ेह किया था कि वोट की राजदारी दायमी नहीं होती। इलेक्शन कमीशन तमाम दस्तियाब वसाइल और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करे। इलेक्शन कमीशन इंतखाबात दयानतदारी और शफाफियत के साथ कराए, ये भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा। और सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच में से एक जज ने फैसले की मुखालफत की, जिसमें जस्टिस याया अफरीदी का मुख्तसर इख्तलाफी नोट सामने आया। सदर मुमलिकत की जानिब से रेफरेंस में उठाया गया सवाल कानूनी नहीं है। क्या कहा उन्होंने इख्तिलाफी नोट में? ये भी आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि जब आईन में वाज़ेह है कि वज़ीर आज़म वज़रा आला के इंतखाब के अलावा तमाम इंतखाबात में राय शुमारी खुफिया होगी, सदर की तरफ से इस तरह का सवाल करना बनता ही नहीं था। लहारी साहब, जो राय दी है सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी तारीखी है और हर जमात, चाहे वो हुकूमत हो चाहे अपोजिशन हो, हर कोई अपने हक में इसको ले रहा है। यहाँ पर कोई किसी की क्या फतह या किसी की नाकामी वाली बात है, या इस चीज़ की बात ज़्यादा अहम है कि किस तरह से इंतखाब होना चाहिए और ख़ास तौर पर इलेक्शन कमीशन का किरदार इसमें क्या होना चाहिए? पहली बात यह है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक मुकम्मल इदारा है। जिस तरह से एग्जीक्यूटिव एक मुकम्मल इदारा है, जिस तरह से पार्लियामेंट एक मुकम्मल इदारा है, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट एक मुकम्मल इदारा है, इसी तरह से इलेक्शन कमीशन अपने तमाम अमूर में एक मुकम्मल बाख्तियार सोवरेन इदारा है। और उसको सुप्रीम कोर्ट के जो ऑब्जर्वेशन दी गई है, जो सुप्रीम कोर्ट का ओपिनियन दिया गया है, दिस इज नॉट द जजमेंट, ये ओपिनियन है जो दिया गया है, उसकी रोशनी में उसने अपना काम करना है इलेक्शन कमीशन ने। एक बात हमें और अबहाम को दूर करना है, सुप्रीम कोर्ट ने 1967 के जिस फैसले को रेफ़र किया, वो फैसला 1962 के शख्सी अयूब खान के इनफरादी तौर पर बनाए गए एक ऐसे आइन के तहत दिया गया था जो आइन सिरे से ही, जिसका अवाम से कोई अमल दखल नहीं था, एक मुतलकुल अनान, एक काबिज हुक्मरान ने इक़्तिदार पर कब्ज़ा किया था और उसने अपना एक आइन जारी किया था। और उस आइन के तहत चीफ जस्टिस A.R. कॉर्नलिस ने ये फैसला उन्होंने सुनाया था। और चूँकि
अयूब खान ने ये बात डाली थी और वो चोरी के वोटों से खुद आए थे और उन्होंने जो है वो मादर मिल्लत मोहतरमा फातिमा जिन्ना को शिकस्त दी थी और वो चाहते थे कि उन वोटरों पर नज़र रखें जो फातिमा जिन्ना को वोट दें, तो उन्होंने उन पर नज़र रखने के लिए अपने आइन का बंदोबस्त किया था, अपना कानूनी बंदोबस्त किया था और वो ये चाहते थे कि उनके वोटों को वो जाकर देखें कि किन लोगों ने मोहतरमा फातिमा जिन्ना को वोट दिए। तो वो उस दौर की मारूजियत थी, ऑब्जेक्टिविटी उस दौर की थी जो आज प्रिवेल नहीं करती है। आज 1973 का आइन है और 1973 का आइन जो है वो मुकम्मल तौर पर साफ तौर पर कहता है कि सीक्रेट बैलेट के तहत इलेक्शन होना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल वही बात की है जो आइन कहता है कि इंतखाबात जो हैं वो सीक्रेट बैलेट के ज़रिए होंगे। और जहाँ तक है आइन की प्राइवेसी या आइन का जो है वो ज़्यादा देर तक नहीं रखा जा सकता, इसके बारे में कानूनी माहिरीन अपनी तशरीह दे सकते हैं, वो अपना नुक्ता नज़र पेश कर सकते हैं। चूँकि ये राय है और ये जजमेंट नहीं है। ये राय भी दी है सुप्रीम कोर्ट ने कि अब पार्लियामेंट के पास इख्तियार है कि वो आइन में तरमीम करे, ये इख्तियार किसी और के पास नहीं है। जी बिल्कुल, पार्लियामेंट ही इसकी मजाज है, वो चाहे तो कल इस आइन में तरमीम कर सकती है। सही। और पार्लियामेंट ही एक ऐसा इदारा है जो आइन के अंदर किसी भी किस्म की तरमीम कर सकती है, वो जो है उसका मजाज है, पार्लियामेंट मजाज है, वो कर सकती है। बिल्कुल पॉइंट है कि सिद्दीक साहब अब हर कोई अपने ही तौर पर खुश है और लग तो यही रहा है कि सुप्रीम कोर्ट की राय से सभी खुश हो गए हैं। अपोजिशन को भी खुश कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने, हुकूमत को भी खुश कर दिया। लेकिन सवाल एक आम आदमी के जहन में ये है कि जिस बात पर जोर था कि जी सीक्रेट बैलेट पर नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर सीक्रेसी नहीं रहेगी वोट की तो ज़ाहिर है वो मामलात उस तरह नहीं हो सकते। अगर हम आइंदा मुस्तकबिल की बात करें, अभी तो ज़ाहिर एक राय है सुप्रीम कोर्ट की, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि पार्लियामेंट ये कर सकती है। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ये चाहती थी, क्या मुस्तकबिल में कभी ऐसा हो सकता है कि इस हवाले से आइन में तरमीम करने के लिए आप तमाम जमातें बैठ जाएं और बात करें, या आप समझते हैं कि ऐसे ही होना चाहिए जैसे आइन में लिखा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया समिया रिजवान साहिबा। पहली बात तो ये है कि आइन यानी जो कानून आइन साज इदारा था कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली, फादर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ने जिस मकसद के लिए आइन बनाया और ये आर्टिकल्स सामने रखे, उसकी रूह की किसी सूरत में खिलाफ वर्जी नहीं हो सकती, इल्ला ये कि एक फिर आइन साज असम्बली का जो है वो इलेक्शन हो। ये जो पार्लियामेंट जो भी आएगी आम तरीके के मुताबिक वो आइन में तरमीम कर सकती है, उसकी रूह के खिलाफ वो भी नहीं जा सकती। नंबर 1। नंबर 2, मुझे हैरत होती है, आपने तो खैर कहा ये भी राजी रहिए, राजी तो मिसरा एक याद आ रहा है कि शेख भी खुश रहे शैतान भी नाराज ना हो, तो ऐसी बात तो ना मेरे ख्याल में है, ना होनी चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में अटार्नी जनरल ने जितना वक्त ज़ाया किया, आइन के मुतल्लिका आर्टिकल बड़ा वाज़े, जस्टिस या अफरीदी साहब ने बिल्कुल दुरुस्त कहा, उसमें पार्लियामेंट के अलावा कोई तरमीम कर नहीं सकता। फिर इतना वक्त ज़ाया हुआ तो बहुत देर की मेहरबान आते आते। ये बात खुशाइंद है कि भाई सियासी पार्टियां तो कुछ कर नहीं सकती, उनके लिए तो सीक्रेट रहेगा। लेकिन इलेक्शन कमीशन भी अगर जानने की कोशिश करे, क्यों जाने, सीक्रेसी तो वहाँ भी ख़त्म हो जाएगी। इलेक्शन कमीशन फिर किसी न किसी तरीके से इन कैमरा इजलास होते हैं, सारी कार्रवाई बाहर चली जाती है, तो जो वोट की सीक्रेसी की रूह है वो मुतासिर होगी। लेकिन चूंकि ये राय है, इसलिए मैं समझता हूँ राय है, आइन प्रिवेल करेगा, वोट की सीक्रेसी होगी। हाँ, ये जो बात है कि इलेक्शन कमीशन जो लोग मुलव्वस हों खरीदो फरोख्त करप्शन में, उनके खिलाफ कार्रवाई करे, तो मैं ये कहूँगा कि इलेक्शन कमीशन 2018 में जिन लोगों ने खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई के 20 लोग और जो मिनिस्टर्स और जो स्पीकर के हाउस में बैठ के और जो मिनिस्टर्स उसमें इन्वॉल्व थे, पैसों की लेन देन सामने खरीद फरोख्त हुई है, उनको पकड़ें, उनको सजा दें, 3 साल कैद की सजा और ताहयात नाअहली।
ये है वो बात कि सबूत वो मिल गया, खरीदो फरोख्त, लेकिन वोट पोल करने की सीक्रेसी तो कायम रहेगी हर हाल में। सही है, पॉइंट टेकन। लेकिन वो शोर मचता है ना, अच्छा नदीम कुरैशी साहब, जाहिर है इसी शोर की वजह से, हॉर्स ट्रेडिंग का शोर, लोगों के बिकने का शोर, इसीलिए आप लोग जो है इस बात पर जो है वो थे कि भाई ये खुफिया बैलेटिंग नहीं हो, शो ऑफ हैंड के जरिए हो। और फिर एक वीडियो भी आप लोग लेकर आ गए जिस पर ये सवाल भी उठा कि भाई 2 साल से आप लोग ये वीडियो लेके क्यों बैठे हुए थे, आपने इलेक्शन कमीशन में क्यों नहीं दी। अब हर कोई हॉर्स ट्रेडिंग का इल्ज़ाम लगाता है, लेकिन इस तरह के सबूत कोई फराहम नहीं करता। अब एक सबूत जो आपके पास मौजूद था, आपने वो भी टाइमली नहीं दिया इलेक्शन कमीशन को, अब जाके आपने कमेटी भी बना दी है, तो आगे ऐसा कुछ नहीं होगा। अब आप लोगों के पास तो कोई और तरीक़ाकार है ही नहीं, अब आप लोग क्या करेंगे, खासतौर पर हुकूमत क्या करेगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो मैं सदीकुल फारूक साहब की गुफ्तगू नहीं सुन सका, मुझे उनकी ऑडियो नहीं मैंने सुनी। अच्छा, देखिए मैं इस आज के फैसले के हवाले से आपको एक चीज अर्ज कर दूं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बुनियादी तौर पर वही एक नुक्ता था जो नुक्ता हमारा आइन सेनेट के इलेक्शन के हवाले से जिसकी वजाहत करता है। सेनेट के इलेक्शन में जहां हम शो ऑफ हैंड के लिए जाना चाह रहे थे, आप देखें सेनेट के इलेक्शन में आइन कहता है कि प्रोपोर्शन जो इसकी जो जिस पार्टी का जितना प्रोपोर्शन बनता है प्रोविंशियल असेंबली में या फेडरल में, उसको ऐवान वाला में उतना ही शेयर मिलना चाहिए। तो मैं आज भी समझता हूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस मुल्क में जमहूरियत की असल रूह की बहाली के लिए कोशिश थी, और आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने इस बात की तौसीक कर दी। शो हैंड से मुराद ये नहीं था कि किसी भी शख्स को आप खड़े होकर कहें कि किसको वोट देना है, हमने देखना ये असल जो इख्तिलाफी नोट है वो भी आपने देख लिया होगा, जस्टिस जाया आफरीदी ने एक इख्तिलाफी नोट भी लिखा है, तो उस वो जो नोट को मैंने पढ़ के भी सुनाया वो भी आपने देखा होगा। कानून के जो माहिरीन हैं उन्होंने अपने मिजाज के अपनी तरबियत के मुताबिक उसको देखना है। मैं पॉलिटिकल वर्कर हूं, मैंने अपनी सेंस पे देखना है। मैं आज भी इस बात पर हैरान हूं कि केपीके में 6 सीटें रखने वाली पीपल्स पार्टी के जब 2 सेनेटर मुंतखब हुए तो उसने उस पूरे सिस्टम पे सवालिया निशान लगा दिया। मुझे मेरे सूबे ने, मुझे मेरे हल्के ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मैनिफेस्टो में मुंतखब करके रुकन असेंबली बनाया। मुझे ये किसने राइट दिया है कि मेरी पार्टी मुझे जिस शख्स को वोट के लिए कहती है, मेरी पार्टी का आयन मुझे जिस चीज को। अच्छा, आप ही लोग वीडियो लेकर आए, आप ही लोगों ने बताया कि जी ऐसे होती है हॉर्स ट्रेडिंग, इसीलिए हम बार बार कह रहे थे, लेकिन आप ही लोग उस वीडियो को 2 साल तक लेकर बैठे रहे और आपने उसको इलेक्शन कमीशन में नहीं दिया। ये क्या कर रहे थे आप लोग? देखिए मैं आपको एक अर्ज कर दूं, वो वीडियो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने रिलीज नहीं की। वो किसने रिलीज किया? अभी तक इस बात पर कंफ्यूजन दूर करें। किसी साहब, देखिए आपको पता है इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म में कतई ऐसा नहीं होता कि कोई जर्नलिस्ट अपना सोर्स बताए। ये अजीब बातें कह रहे हैं आप। हुकूमत में आपके पास अगर एक वीडियो आ गई थी तो आप इलेक्शन कमीशन लेके जाते, आपने वो मीडिया को दिखा दी। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, वो ना तो हमने बनाई थी, अच्छा, ना हमें जरूरत थी उसको डिस्प्ले करने की। बहुत सारी इस मुल्क में तो अब ऐसी वीडियोस जारी हो रही हैं जो जजेस से मुतालिक है। इस मुल्क में तो अब बबांग दौल इलेक्शन कैंपेन में पब्लिक के सामने स्पीचेस में कहा जा रहा है कि मेरे पास बड़े वादे सबूत हैं। आप मरियम नवाज साहबा की पिछले 6 माह, आजकल आसान हो गया ना सर, सबके पास मोबाइल फोन है, हर किसी को मोबाइल फोन का इस्तेमाल करना आता है। लेकिन मैं तो सिर्फ इतना आसान सवाल पूछ रही हूँ, वो वीडियो लेकर आप ही लाए, आप लोगों ने ही दिखाई, वफाकी वुज़रा ने दिखाई, फिर जाहिर है उसके बाद आप लोग बताने से कासिर रहे कि आपने 2 साल पहले इस पर एक्शन क्यों नहीं लिया, ये कमेटी पहले क्यों नहीं बनी। चलो उसको छोड़ दें, और तो कोई जमात वीडियो नहीं लाई ना नून लीग ना आई, ना पीपल्स पार्टी लाई, कोई जमात वीडियो लेकर नहीं आई। अच्छा मैं एक बात मेरे ज़हन में रखिएगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो पॉलिटिकल पार्टी है कि जिसने अपने अराकीन असेंबली पर जहां हमें ये महसूस हुआ कि इन्होंने पार्टी लाइन से हटकर वोट कास्ट किया, क्या उनको अपनी पार्टी से अलग किया? डर है आपको? इससे पहले किसी पॉलिटिकल पार्टी ने ऐसा किया? क्या पीपल्स पार्टी या पीएमएल इस बात का जवाब दे सकती है कि उनकी जो जिनका पोर्शन बनता है, जो प्रोपोर्शन उनकी बनती है रिप्रेजेंटेशन की, क्या उन्होंने उसके मुताबिक अगर उनको कम वोट मिले तो उनका इजहार क्या होगा इस बात पर? तो नहीं, फिर सबूत देने पड़ेंगे ना, यही तो बात है सारी, सबूत तो देने पड़ेंगे। लगारी साहब, मामला उलझ गया है, सुलझ गया है? मेरे ख्याल में मामला सुलझा हुआ है, कोई उलझाव पहले था ना अब है। इलेक्शन सीक्रेट बैलेट के ज़रिए होने हैं और इलेक्शन सीक्रेट बैलेट के ज़रिए होंगे। ये जो नदीम कुरैशी साहब मेरे बहुत मेहरबान, मेरे अजीज़ जो हैं, ये फरमा रहे हैं कि जनाब हमारे पास वीडियो नहीं थी, किसी इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट ने ये जो है वो इसको किया है, वो बनाई।
लेकिन वज़ीर आज़म जो हैं वो ऑन रिकॉर्ड हैं ये बताने के लिए कि हमारे पास इनके पैसे लेते हुए, और ये उन्होंने आज नहीं, आज से 2 साल पहले ये कहा था कि इनके पैसे लेते हुए, इनके देते हुए, पैसा सौदा होते हुए, ये सारा कुछ हमारे पास सबूत मौजूद हैं। और सबूत मौजूद होने पर उन्होंने अपने लोगों को निकाल दिया था और उसमें नहीं लेकर गए थे। लेकिन एक दिलचस्प बात है कि उस इलेक्शन के बाद क्या हुआ, बाद का अमल जो है वो समझ में नहीं आता। अब ये सदीक उल फारूक साहब भी समझा सकते हैं, नदीम कुरैशी साहब। बाद में क्या होता है कि वो अरकान जो मुंतखब होकर आए सेनेट में और जो इनके हिसाब से जो वोट खरीद कर सेनेटर बने और वो आ गए, तो फिर आगे जाकर पीटीआई ने उसी पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर सेनेट चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन का फैसला किया। पीटीआई के वोट सलीम मानवी वाला को पड़े थे और पीटीआई के वोट जो हैं वो सादिक संजरानी साहब को पड़े थे, चेयरमैन और सेनेट डिप्टी चेयरमैन के लिए। तो अगर वहां पर वो हराम थे तो यहाँ कैसे हलाल हो गए कि उन्हीं सेनेटरों के एक जिस पर आप इल्ज़ाम लगा रहे थे उन्हीं के उम्मीदवारों को आप वोट देकर कामयाब करा रहे हैं। और अब भी इस वक्त मुल्क में वही हैं चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन ऑफ द सेनेट। ये दो अमली जो है ये समझ में नहीं आई पीटीआई की कि उधर तो आपको अच्छे नहीं लग रहे थे कि आपके वोट खरीदे गए बकौल आपके और सौदेबाजी हुई बकौल आपके, और वो जो सेनेटर बने वो अभी भी उनको नोटिस भिजवाए जा रहे हैं। ये अजीब बात है कि वजारती कमेटी जो है वो सेनेटरों को नोटिस भिजवा रही है कि आप कैसे मुंतखब हो गए। भाई वो मुंतखब हो गए थे, लोगों ने पैसे नहीं लिए, लोगों ने अपने ज़मीर से वोट दिए, वो कहते हैं। तो फिर आपके पास क्या जवाब होगा? आज भी अगर लोग अपने हिसाब से अपने ज़मीर से फैसला करते हैं। चलें लगारी साहब, यही मेरा सवाल है, सॉरी टू इंटरप्ट यू क्योंकि टाइम थोड़ा कम है। सिद्दीक साहब, एक तो आप मुस्कुराहट की मुझे वजह बता दें, दूसरी जानिब जरा ये मुझे बता दें कि अगर हॉर्स ट्रेडिंग यहाँ होती ही नहीं है सेनेट के इलेक्शन में, तो शोर क्यों उठता है कि ये पैसे ले रहा है, वो पैसे दे रहा है, नोटों के भरे हुए बैग इस्लामाबाद पहुंच गए, ये बातें क्यों होती हैं? देखिए, वो पहले आपने क्या सवाल किया है, मैं इसका जवाब देता हूँ नोटों का, हॉर्स ट्रेडिंग का। पहला सवाल दरमियान में आवाज़ गायब हो गई। अच्छा, मुस्कुराने का पूछ रही थी, मुस्कुरा बहुत रहे हैं। सवाल पहला ये था मुस्कुरा। अच्छा, मुस्कुरा क्यों रहा हूँ? अच्छा अच्छा अच्छा। अब आपके शो में अगर मुस्कुराने पे पाबंदी है तो नहीं सर, आप खुल के ऐसे हैं, लेकिन मैं तो कहकर लगा रही हूँ, कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं। अच्छा, मैं आपसे अर्ज करूँ, देखिए बड़ी सही खुली बात करूंगा कि ये इंसानों का माशरा है, ये फरिश्तों का माशरा नहीं है। शैतान भी मौजूद है और इंसान भी मौजूद है। तो हॉर्स ट्रेडिंग, गुनाहगारी, जराइम ये होते रहेंगे। असल बात यह है कि जब जुर्म सामने आ जाए उसे पकड़ा जाए, मुजरिमों को पकड़ लिया जाए। सही। अब ये जो बात सामने आ गई, अपना पीटीआई के दोस्त के एक क्रेडिट लेते हैं कि जी हमने अपने 20 आदमियों को ये कर दिया। आपने उनमें से एक को वजीर कानून बना दिया, 4-5 के साथ राजीनामा कर लिया, और सेनेट में डिप्टी स्पीकर, डिप्टी चेयरमैन के मामले जो कुछ कर लिया आपने। आपके अमल में शफाफियत और आपकी कमिटमेंट सादिक व अमीन वाली तब होती है ये हर किसी की जब हॉर्स ट्रेडिंग प्रूव हो गई है, उनको सजा देते और टिकट ना देते और अगर कहीं वोटों की, सुन ले थोड़ा सा, अब भी अगर कहीं वोटों की खरीद फरोख्त ये अपनी एजेंसियों को लगा दे, ये अपनी पुलिस को लगा दे, जो है वो मौजूद हैं जो शफाफियत यकीनी बना सकते हैं, और ये अब सुप्रीम कोर्ट ने भी राय दे दी है। बहुत शुक्रिया तमाम हज़रात का, लगाई साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, सिद्दीक उल फारूक साहब आपका भी शुक्रिया, और नदीम कुरैशी साहब आपका शुक्रिया। ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे, कराची की सड़कों की हर इंतजार के बारे से कुछ बात करेंगे। वेलकम बैक। कराची वालों के लिए एक बड़ी मुश्किल है। एक तो कराची में हर वक्त ट्रैफिक जैम रहता है, लेकिन उस ट्रैफिक जैम की वजूहात बहुत सारी होती हैं नाज़रीन। जब आप सड़क पे निकलते हैं अपनी गाड़ी लेके, तो आपको ये देखना पड़ता है कि गड्ढों के बीच में कहीं कहीं कभी कभी सड़क भी आ जाती है। इतने गड्ढे हैं, इतनी टूटी फूटी सड़कें हैं, जिसकी वजह से कराची की अहम शाहराहों पर अक्सर ट्रैफिक जैम रहता है। और जाहिर है ये ट्रैफिक जैम जो है ये मामूल की बात बन गई है।
टूटी फूटी सड़कें हैं जो कराची वालों का मुकद्दर बन चुकी हैं। और ज़ाहिर है मैच के बाद सूरत हाल और ज़्यादा ख़राब हो जाती है। हमारे जो ज़ाहिर आवाम है वो बड़ी परेशान रहती है सूरत हाल से। पहले आपको दिखाते हैं कि आवाम का इस पर क्या कहना, फिर बात करते हैं। बिल्कुल ही मुतासिर है। रात को आप यहाँ से चल नहीं सकते हैं। यहाँ गटर का पानी इतना है कि यहाँ से पाकी नापाकी का तो कोई मामला ही नहीं है। जो अगर नमाज रोने वाला आदमी है वो इस रोड से जा भी नहीं सकता। और लोकल गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट का काम है कि लोगों के लिए आसानी पैदा करे। यहाँ पे तो जब कराची में आते हैं बाकी शहरों से ज़्यादा लगे खंडरात में आ गए। मुझे लगता है मोइंजोदड़ो वाला जो है ना वो अच्छा होगा, ये इतना अच्छा नहीं है। सर मसला ये है कि हमारी जो अथॉरिटीज़ है ना इनको इस पर काम करना चाहिए। अब मैं आप मिसाल देता हुआ अच्छा नहीं लगूंगा, लेकिन आप लाहौर जाएं, लाहौर में भी नहीं है इतना, लेकिन जितना कराची में है ना, अल्लाह माफ़ करे यार, इतनी परेशानी होती है। आप घर से सुबह 8 बजे निकलें, ऑफिस या मदरसे या स्कूल या कॉलेज यूनिवर्सिटी आप 9 बजे पहुंचेंगे। तो अभी थोड़ा देर के बाद आप देखें सड़क का हालत देखो, और कितना रोड इतना जाम होगा कि कभी आदमी एकदम परेशान है, यानी कि थोड़ा भी नहीं, बहुत परेशान है इस रोड से। ये दुनिया का 5वां बड़ा शहर है, लेकिन सड़क जैसी बुनियादी सहूलतों से महरूम नजर आता है। इसलिए बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद डिप्टी ब्यूरो हेड हैं शुएब बर्नी। शुएब, ये वो कराची है जो सबसे ज़्यादा रेवेन्यू देता है पूरे मुल्क को। 1100 अरब का पैकेज लेकर आते हैं वज़ीर आज़म, आर्मी चीफ। जब यहाँ पे बारिशें होती हैं, एक एमरजेंसी की सूरत हाल खड़ी हो जाती है। ये वही कराची है जहाँ पर सिर्फ बातें की गई, मुलाकातें की गई, लेकिन हालात जूं के तू हैं। क्या कहता है सिंध हुकूमत, क्या कहती है वफाक, क्या कहता है इस सारी सूरत हाल पर? देखें, जैसे कि आपने बात करी, तो अगर एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट की रिकवरी की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा कराची से टैक्स रिकवर होता है, जो कि गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन या जो गाड़ियों का टैक्स होता है। लेकिन उसके बावजूद आप देखते हैं कि कराची की सड़कों पे सबसे ज़्यादा जो गाड़ियां हैं वो लोगों की ख़राब होती हैं, टूट फूट का शिकार होती हैं, और उसकी बुनियादी वजह यही कराची की टूटी फूटी सड़कें हैं। एक रिपोर्ट हमने हासिल की थी अपने नाजरीन के लिए, जिसमें ये ट्रैफिक पुलिस की जानिब से निशानदेही की गई है कि कराची शहर में कुल 101 सड़कें ऐसी हैं जो कि इस वक्त मौजूदा सूरत हाल में टूट फूट का शिकार हैं, और ट्रैफिक जाम की बुनियादी वजह वही हैं। इनमें जो सबसे ज़्यादा जो मुतासरा इलाका है वो ज़िला डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल है, यानी कि उसमें 31 शाहराहें ऐसी हैं जो कि टूट फूट का शिकार हैं और उसकी वजह से ट्रैफिक डिस्टर्ब होता है। डिस्ट्रिक्ट साउथ की बात कर लें, यानी ज़िला जनूबी की, तो इसमें 14 सड़कें ऐसी हैं जो कि टूट फूट का शिकार हैं, और ज़िला जनूबी की सड़कें कुछ ऐसी भी हैं जो कि सिर्फ KMC या DMC के अंडर नहीं आती, कैंटोनमेंट बोर्ड्स के अंडर आती हैं। वहाँ की रिपेयरिंग जो है कैंटोनमेंट बोर्ड को करनी होती है। इसके साथ साथ डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में 10 सड़कें टूट फूट का शिकार बताई गई हैं, लेकिन असल में हकायक इससे कई गुना ज़्यादा हैं। अगर ज़िला मलीर की बात कर ली जाए तो 12 सड़कें ऐसी हैं जो कि बुनियादी बड़ी सड़कें हैं जो टूट फूट का शिकार है। अच्छा, मैं चाहूँगी शुएब आप साथ साथ ये बताते रहें, क्योंकि जब भी हम सिंध हुकूमत से बात करते हैं, मुतालिका इदारों से बात करते हैं, तो वो यही कहते हैं हमारे अंडर नहीं आती ये रोड। जब कभी बारिश हो जाए तो आप मुझे बताते रहें, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल, डिस्ट्रिक्ट ईस्ट, डिस्ट्रिक्ट साउथ, किस किस के अंडर आता है, ये किस किस का काम है जो नहीं हुआ है? देखें सुमैया, बड़ा अच्छा आपका सवाल था, इसके लिए मैं तैयारी करके आया हूँ। ये सड़कें सिर्फ शहरी हुकूमत की या बल्दियाती हुकूमत के ज़ेर असर नहीं है। इनमें कराची म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, DMCs, नेशनल हाईवे अथॉरिटी, मलीर कैंट, वर्क्स एंड सर्विसेज डिपार्टमेंट, साइट एसोसिएशन, कैंटोनमेंट बोर्ड फैसल और KMC, ये इन तमाम इदारों की जुरिडिक्शंस में ये सड़कें आती हैं। इनकी रिपेयर मेंटेनेंस उनकी ज़िम्मेदारी है। कुल ये मिला के कोई 8 या 9 महकमे बनते हैं जिनकी हुदूद के अंदर ये 101 कराची की टूटी फूटी सड़कें आती हैं। अगर ये 101 टूटी फूटी सड़कें मरम्मत कर दी जाएँ या इनकी असर नौ तामीर की जाए तो कराची में ट्रैफिक के मसाइल हल हो सकते हैं। इस वक्त जब आप इस वक्त यहाँ प्रोग्राम कर रही हैं तो शहर में ट्रैफिक का मसला होता है। शाम में 4 बजे के बाद से शहर के जो वापसी रास्ते हैं उन पे रात 8 बजे तक बहुत ज़्यादा ट्रैफिक का दबाव होता है। ट्रैफिक पुलिस एहलकार खड़े ज़रूर होते हैं, लेकिन वो ट्रैफिक को कहाँ से गुजारें, किस तरह से गुजारें। और फिर अब शहर की जो कच्ची जो हम कह सकते हैं कि जो अंदर की छोटी गलियाँ होती हैं, मतलब मेन रोड के अलावा स्ट्रीट्स जो होती हैं गली मोहल्लों की, वो तो उनमें तो खड्डे हुए हैं, गटर का पानी खड़ा हुआ है, बिल्कुल खंडर जैसी सूरत हाल पेश कर रहे हैं। कराची की एक 4K चौरंगी है, उसको लोगों ने अजीब अजीब नामों से पुकारना
करना शुरू कर दिया है, जो कि सुरजानी टाउन के करीब है। आप वहां से अगर अपनी मोटरसाइकिल पे जा रहे हैं तो आप साफ सुथरी हालत में गुजर भी नहीं सकते। अगर आप सुरजानी टाउन से आपको नागन चौरंगी तक आना है तो आपका हुलिया बिगड़ जाएगा, चाहे मर्द हो चाहे खवातीन हो। वो बाइक पे इतने मट्टी मट्टी हो जाएंगे और खड्डों में लोगों की गाड़ियां तबाह हो रही हैं, टूट रही हैं। इसी तरह से टीन हट्टी से लेके गुरुमंदिर तक की सड़क मुकम्मल टूट फूट का शिकार है। ये अवामी मसला है। तो ये 8 से 9 महकमे ये क्या कर रहे हैं? इनके पास वसाइल की कमी है या इनके पास पैसे नहीं है? क्या मामला क्या है, क्यों नहीं करते काम? देखिए, एक तो बात पैसों की आ जाती है, एक आ जाती है इख्तियारात ना होना, एक आ जाती है काम ना करने की ख्वाहिश। तीनों बातें सामने हैं और ज्यादा काम ना करने की ख्वाहिश है। बिल्कुल जाहिर सी बात है, क्योंकि 101 सड़कें एक दिन में तो नहीं टूटी ना। ये 101 सड़कें तो वो हैं जो कि सुमैया बिल्कुल ट्रैफिक पुलिस की जानिब से बताई गई हैं। अगर हम एक आम शहरी की हैसियत से देखेंगे तो वो तो हर गली मोहल्ले की सड़क बताएगा। ये तो हजारों सड़कें हो जाएंगी। आप सिर्फ ये कोरंगी कॉजवे की रोड देख लें, जो कोरंगी कॉजवे सड़क जो है बिल्कुल टूट फूट का शिकार है। अगर कोरंगी नदी की बात कर लें, ये सड़क बिल्कुल टूट फूट का शिकार है। ये तो केएमसी की सड़क नहीं है, ये तो डीएमसी की सड़क नहीं है, ये कैंटोनमेंट के एरियाज हैं, इसकी भी बुरा हाल है। इसके साथ साथ आप शहर के बड़े इलाके देख लें, फेडरल बेरिया का इलाका देख लें, दस्तगीर का इलाका देख लें, सब में सड़कें टूट फूट का शिकार हैं। चाहे वो नागन चौरंगी हो, चाहे वो गुलशन हो, चाहे वो गुलिस्तान जौहर हो, चाहे वो गुरुमंदिर हो, तीनट्टी हो, बफर जोन हो, चाहे वो और दीगर इलाके हो, कराची के नॉर्थ नाजमाबाद हो या फिर नॉर्थ कराची हो। यानी कि कोई इलाका शुएब ऐसा नहीं है जहां पर हमें कोई साफ सुथरी सड़क मिल जाए जो तो सुकून के साथ गाड़ी चल सके। ऐसा नहीं है। बिल्कुल ऐसी ही सूरत हाल है। आप किसी भी इलाके की बात कर ले जाएं, जो पुराने कराची के एरियाज़ हैं, जो ओल्ड सिटी एरियाज़, वहाँ भी सड़क के बुरे हाल हैं। खारा दर, मीठा दर, लियारी, सब जगह सड़कें डैमेज हैं और रिपेयर वर्क्स नहीं होता दिखाई दे रहा। इसी तरह अगर पापोश से लेके आप नॉर्थ कराची तक चली जाएँ, मैट्रिक बोर्ड ऑफिस, इंटर बोर्ड ऑफिस वाला रोड पूरा टूट फूट का शिकार है। इसके साथ आप ख्वाजा अजमेर नगरी, नॉर्थ कराची तक चले जाएँ, हर सड़क टूटी हुई है। मंगोपीर के इलाके की सड़कें टूटी हुई हैं, लांडी कोरंगी के इलाके की सड़कें टूटी हुई हैं। तो कराची की सड़कें टूटी हुई हैं, जिसकी बल्दियाती इदारे कब खुद मुख्तार होंगे? देखिए, अभी तो सब इख्तियार सिंध हुकूमत के पास है ना। अभी तो जिलाई नाज़मीन वाला सिस्टम नहीं चल रहा। अभी केएमसी को चाहिए, केएमसी के तमाम इख्तियार सिंध हुकूमत के पास हैं। सिंध हुकूमत जो है वो आपको पता है कि वो कहती थी कि पहले के जी मेयर कराची जो है वसाइल का गलत इस्तेमाल करते हैं, इसलिए उनको फंड्स नहीं दिए जाते। अब तो सिंध हुकूमत खुद पैसा लगा के सड़कें मरम्मत करवा सकती है। क्या वफाक की जान से फंड्स रिलीज किए गए अब तक कुछ? देखिए, वफाक बिल्कुल पैसे देता है, लेकिन वफाक तो हमारे सिंध हुकूमत पे ही नाला रहता है ना। वो कहता है कि हम इनको जो पैसे देते हैं ये लोग खा जाते हैं, ये करप्शन करते हैं, इसलिए हम इनको इतना पैसा नहीं दे सकते। लेकिन जो पैसे आते हैं, जो थोड़े बहुत पैसे उनमें से लगाए जाते हैं पब्लिक के कामों पर। अब इस वक्त देखें, कराची इतना बड़ा मेगा मेट्रोपॉलिटन सिटी है। कराची शहर में इसी सड़कों के हवाले से अगर बात कर ली जाए तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट की हालत कितनी खस्ता है, क्योंकि इन्हीं टूटी फूटी सड़कों पे वो बसें चलती हैं। उनके अंदर जो शहरी बेचारे खड़े होके लटक के मुसाफिर स्टॉप तक जाते हैं, उनका बुरा हाल है। कराची शहर में चंची रिक्शा अभी तक चल रहा है। अब आप मुझे बताएं, अगर चंची रिक्शा चलेगा, टूट फूट का शिकार है, उसमें बेचारे लोग जंगलों पे लटके हुए, पीछे बैठे हुए, हादसा का शिकार होते हैं। कराची में यौमिया अगर बात कर ली जाए, 4 से 5 अफराद एक्सीडेंट की नज़र होकर इंतकाल करते हैं। कराची में जो ट्रैफिक पुलिस है वो किस तरह से कंट्रोल करे? हादसा दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। बाइक सवार रोज़ाना, क्योंकि कराची शहर में मोटरसाइकिल सवारों की तादाद बहुत ज़्यादा है, तो हादसा भी बहुत ज़्यादा होते हैं। अमूमन यही होता है कि कोई रेती बजरी का ट्रक होता है, वो टक्कर मारता है, 4-5 मोटरसाइकिल सवार एक साथ ही जद में आ जाते हैं और उनका हादसा हो जाता है। अब तो कराची के बहुत से पुल ऐसे हैं कि उनके दरमियान में जो जॉइंट लगे हुए होते हैं, सुमैया, मैंने खुद देखा है कि वो पुलों के जॉइंट्स खुलते जा रहे हैं। आप ये कोरंगी पुल की बात कर लें, अपना ये जो हमारा शहीद मिल्लत रोड एक्सप्रेस वे है, इसके जॉइंट्स खुलते जा रहे हैं। सोराब गोट के पुल के खुलते जा रहे हैं। कायदाबाद पे नया पुल बना था, उसके जॉइंट्स खुलते जा रहे हैं और उस पर इतने गहरे गहरे खड्डे हो गए हैं। अगर आप नेटी जेटी से आप जा रहे हैं ICI ब्रिज की तरफ, वहाँ पे इतने गहरे गहरे खड्डे हो गए कि छोटी गाड़ी सुजुकी, मेहरान वगैरह तो उसमें फंस जाती है, फिर बंदे को निकालना पड़ता है। और सड़कों की ये सूरत हाल है। और अगर सड़कों की यही सूरत हाल रही तो अब जो बारिशें होंगी उसके बाद शहर का क्या हाल होगा शुएब? बिल्कुल, देखिए, सड़कें रिपेयर नहीं हो रही, बिल्कुल खड्डे इतने गहरे गहरे हो गए हैं। हम जो 4K चौरंगी की बात कर रहे हैं, तो वहां से लेके अगर आप हैदरी और मैट्रिक बोर्ड ऑफिस नॉर्थ नाज़िमाबाद तक आती हैं, पूरी रोड टूट फूट का शिकार है। उसके बाद जगह जगह जो रोड हॉक्सबे तक जा रहा है, पूरा रोड वो क्योंकि बनने की वजह से बंद है, तो उससे पीछे गुलवाई से पीछे भी सब बंद है, टूट फूट का शिकार है। हर इलाके का जो शहरी है वो ये बात बोलता है कि भाई सड़कें कब
कब बनेंगी, गाड़ियाँ तबाह हो रही हैं, लोगों की गाड़ियों की मेंटेनेंस का खर्चा बढ़ गया है क्योंकि पुर्जे महंगे हो गए हैं, चीज़ें महंगी हो गई हैं, तो मेंटेनेंस महंगी पड़ती है लोगों को जब टूट फूट का मसला होता है। अब इस सूरत हाल में देखें, वज़ीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह साहब हैं, आप यकीनी तौर पर उनसे कल के प्रोग्राम में रब्ता कीजिएगा कि उनका इस पर मौक़िफ़ लें कि हमने उनसे रब्ता करने की बहुत कोशिश की है और ये मैं ऑन बता रही हूँ कि नासिर हुसैन शाह से रब्ता करने की, इस इशू पर बात करने की बहुत कोशिश की गई लेकिन उन्होंने जवाब नहीं दिया। लेकिन हम चाहते हैं कि हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं तो ज़रूर रब्ता करें और इस पर जवाब दें, हुकूमत जवाब दे। शुएब बर्नी, ज़ाहिर कि आपने जिस तरह खुद भी बताया, मैं चाहूँगी थोड़ा रिपीट करें। ज़ाहिर तमाम इदारे जो हैं वो मातहत हैं, सिंध हुकूमत के अंडर आ रहे हैं, हुकूमत के पास तमाम इख्तियारात हैं, सिंध हुकूमत को चाहिए कि वो इस चीज़ को ज़रूर देखे क्योंकि ये आवाम का मसला है। ये सड़कें अगर ठीक नहीं होंगी तो ये हादसा ऐसे होते रहेंगे, ट्रैफिक जैम की सूरत हाल ऐसी रहेगी और ये आवाम अज़ियत से दो चार रहेगी। आप आवाम के लिए आए हैं, आवाम के वोट लेकर आए हैं, तो इस मसले को हल करना आप ही की जिम्मेदारी। शुएब बर्नी, बहुत शुक्रिया आपका, आपके वक्त का बड़ा, आपने तफसीलन हमें बताया कि क्या सूरत हाल है, कौन कौन से इलाके हैं जो कि ट्रैफिक पुलिस देती है कि तकरीबन 101 सड़कें हैं जो टूट फूट का शिकार है, लेकिन तादाद इससे भी ज़्यादा है। खैर, हम ब्रेक ले रहे हैं, वापस आएंगे तो कुछ और भी इशूज़ हैं, उन पर डिस्कशन करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक जनाब। और आज एक और सूरत हाल हमने देखी कि सिंध के अलावा पूरे मुल्क में जो स्कूलों में हाज़िरी थी उसको 100% तक कर दिया गया, लेकिन सिंध समेत कराची में ऐसा नहीं हुआ और ख़ुद सिंध हुकूमत का ये कहना था कि फ़िलहाल कोरोना की सूरत हाल ऐसी नहीं है कि हम ये सब कुछ कर सकें। राव फरहान हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। राव, ज़ाहिर सिंध हुकूमत का ये फ़ैसला था और ये फ़ैसला सामने आया, लेकिन उसके बावजूद कुछ इस तरह की खबरें मौसूल हुई कि खुद कराची में, सिंध में कई स्कूल्स ऐसे हैं जहाँ पर ये हिदायत पर अमल दरामद नहीं हुआ और वहाँ पर हाजिरी को 100% यकीनी बनाया गया है। आपके पास क्या इत्तला है? जी बिल्कुल सुमैया, मामला ये है कि महकमा तालीम सिंध की स्टीयरिंग कमेटी है और तमाम फैसले वो कर दी क्योंकि 18वीं तरमीम के बाद एजुकेशन जो है वो एक प्रोविंशियल सब्जेक्ट है। वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद की जानिब से ऐलान किया गया और ऐलान ट्वीट के जरिए किया कि 1 मार्च से जो है 100% हाजिरी के साथ स्कूल खोल दिए जाएंगे। लेकिन सईद गनी जो वज़ीर तालीम है सूबाई के, उन्होंने स्टीयरिंग कमेटी का इजलास बुलाने से कबल ही जो है वो अनाउंस कर दी कि हम 50% अटेंडेंस के साथ जो है वो स्कूल को खोलेंगे और 100% हाजिरी होगी, जिसमें जो स्टीयरिंग कमेटी के जो मेम्बरान होते हैं, अरकान नुमाइंदा तंजीमें जो है उनके अरकान भी शामिल होते हैं जिनकी तरफ से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जा रहा है। और बोलियों से गुफ्तगू करते भी उनका कहना था कि जब तमाम मॉल खुले हुए, शॉपिंग सेंटर खुले, हर चीज खुली हो, तो स्कूल पे क्यों इख्तलाफात सामने आ रहे हैं? इसकी वजह ये सामने आती क्योंकि महकमा तालीम की अपनी नाअहली, अपनी नाकामी, क्योंकि सिंध के सरकारी स्कूलों की बात की जाए तो सहूलियात का फुकदान है। महकमा तालीम जो है वो 244 अरब रुपए का बजट जो है वो उसकी अब तक जो है वो साबित नहीं कर पाता कि वो बजट लगता है। अगर मैं इनकी अपनी जो इनकी मॉनिटरिंग एवेल्युएशन की, लेकिन राव फरहान, मेरे पास ये इत्तला है कि खुद गवर्नमेंट स्कूल्स में ये तमाम तर हिदायत जो महकमा तालीम की उन पर अमल नहीं हो रहा। जब पहले भी मतलब 50% किया गया था बच्चों की हाजिरी को, वहाँ पर उस वक्त भी 100% हाजिरी थी। जी बिल्कुल ऐसा ही है। महकमा तालीम सिंध की जानिब से नोटिफिकेशन जारी तो कर दिए जाते हैं लेकिन उन पर अमल दरामद नहीं होता। अगर मैं बात करूं तो 32,454 सरकारी स्कूल थे जो इस कोरोना की सूरत हाल के अंदर खुले रहे और 12,530 प्राइवेट स्कूल से। अगर बात की जाए कि SOPs पर कितना अमल दरामद हो रहा था, तो जो इनकी अपनी मॉनिटरिंग एंड एवेल्युएशन जो इनकी टीम है जो खुद मॉनिटर करती है, करीब ऐसे स्कूल हैं जहां मास्क का इस्तेमाल ही नहीं हुआ। इसी तरह अगर बात की जाए हैंड सैनिटाइजर की, तो किसी स्कूल के अंदर मयारी हैंड सैनिटाइजर भी नहीं था। डेटॉल वाला पानी उसको मिला के वो इस्तेमाल किया जाता रहा। 20,000 से ज्यादा जो स्कूल है उनके अंदर बिजली नहीं है, 22,000 से ज्यादा स्कूलों में वॉशरूम नहीं है, इसी तरह पीने पानी की सहूलत नहीं है। तो सहूलियात का फुकदान है और महकमा तालीम सिंध जो है वो बड़े बड़े दावे करता रहा है। जब तक अपनी SOPs पर अमल दरामद नहीं कराया जाएगा तब जो है वो 100% हाजिरी। तो यानी कि ये अपनी ही नाअहली है महकमा तालीम की जिसकी वजह से अमल दरामद नहीं करा पा रहे वफाक के फैसले पर। लेकिन क्या नजर सानी का इसमें कोई इम्कान है कि नजर सानी की जा सकती है? सिंध का जो महकमा तालीम है वो इस पर नजर सानी कर सकता है अपने फैसले पर?
बिल्कुल, जो स्कूलों की नुमाइंदा तंजीमें, जो स्कूल एसोसिएशन, उनके तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार है, क्योंकि एजुकेशन सेक्टर जो है इस कोरोना आने के बाद जो है एजुकेशन सेक्टर सबसे ज़्यादा मुतासिर हुआ है। अगर मैं सिंध की बात करूँ तो 15,000 के करीब ऐसे असातिज़ा हैं जो प्राइवेट स्कूलों के अंदर जो है ज़ेर मुलाज़मत थे, उनको ताहल तनख्वाहें नहीं मिली और इस हवाले से उनकी जानिब से मुख्तलिफ बार एहतजाज भी किए गए, क्योंकि बड़ी तादाद के अंदर एजुकेशन सेक्टर से वाबस्ता लोग बेरोजगार हो चुके हैं। और महकमे तालीम सिंध की जानिब से ताहल अब तक वही पॉलिसियाँ हैं जो आलमी वबा कोरोना वायरस की जब ज्यादा केसेस आ रहे थे, कोई एसओपीज नहीं बनाया गया, कोई मैकेनिज्म नहीं बनाया गया कि किस तरह एजुकेशन रखेगा। अगर बात की जाए डिस्टेंस लर्निंग की, तो डिस्टेंस लर्निंग के हवाले से भी सरकारी स्कूलों के अंदर कोई ऑनलाइन एजुकेशन की कोई सहूलत नहीं रही गुज़श्ता पूरे साल। प्राइवेट स्कूल्स की जाने से ऑनलाइन एजुकेशन दी जाती रही, लेकिन उससे जो तलबा और वालिदैन थे वो मुतमईन खासा नजर नहीं आया। सिर्फ 5% ऐसे स्कूल थे जो ऑनलाइन एजुकेशन देने की सहूलत रखते थे। अगर बात की जाए तो ना तलबा को कोई फैसिलिटेट किया जा सका हुकूमत की जानिब से, ना ही वो जो असातिज़ा जो अपने ही ना काफी इंतजाम थे। राउफनान, बहुत शुक्रिया। अपने ही ना काफी इंतजाम थे, सहूलतों का फुकदान था, जिसकी वजह से इसमें तालीम ने यह फैसला किया कि यहाँ पर फिलहाल 50% ही हाजिरी जो है वो रखी जाएगी और ऑल्टरनेट डे पर ही बच्चों को स्कूल बुलाया जाएगा। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त तो ख़त्म होता है, लेकिन जाते जाते यही हुकूमत से अपील करते हैं कि चेयरमैन पैमरा को हटाया जाए उनको ओहदे से, क्योंकि जो उनकी काबिलियत है वो इसकी अहल नहीं है। और इस तरह के इक़दाम बोल न्यूज़ समेत दीगर चैनल्स के खिलाफ किए जाते हैं, ख़ास तौर पर बोल न्यूज़ के खिलाफ पर्सनल तौर पर जिस तरह के इक़दाम चेयरमैन पैमरा की जानिब से किए जा रहे हैं उसकी हम मजम्मत करते हैं और एहतजाज करते हैं, जब तक कि चेयरमैन पैमरा को उनके ओहदे से हटाया नहीं जाता। इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।